गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर। आज जो है मैं संख्या के बारे में, यानी कि संख्या चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति जो है जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है इस मैथ के लिए। ठीक ना, सबसे पहला पॉइंट ये हमारा निकल के आता है, संख्या किसको कहेंगे। तो शॉर्ट से हम ये पार्ट्स लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा डिफिनेशन देते हुए, चूँकि ये बचपना में भी आप लोग पढ़े हैं। संख्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बेसिक टू हाई लेवल, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो से लेकर के अगर हीरो तक ही चलेंगे तब भी संभव हो पाएगा। ठीक है, मतलब 0 to लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये हम कहना चाहेंगे कि जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काहे कि बाद में जब टेस्ट लेना शुरू करेंगे तो उसमें पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा। काहे कि ये होता है बहुत से स्टूडेंट में कि जो चैप्टर पार कर जाते हैं तो उसके बाद वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी को ये पहला पॉइंट ये कर लेना है कि जो भी हम अथी पढ़ाते हैं तो उसको नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, बनाने के बाद क्या होगा कि आखिर का प्लस पॉइंट मिलेगा कि हर जगह हर सिस्टम में काम देगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम कहने का मतलब संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम, ठीक है, जो हम यानी कि 0 से लेकर के 9 तक अंकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी पेज पे लिखने में 0 से लेकर के 9 तक अंकों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम संख्या बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से ये समझिए कि संख्या जो है एक डिजिट है, डिजिट से ही मिलकर के बना है, डिजिट से ही मिलकर के नंबर बना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हमको 12 लिखना है तो 1 और 2। ठीक है, 14 लिखना है तो 1 and 4। ठीक है, उसी तरह से 2 and 5, मतलब ये बन गया क्या 25। तो संख्या जो है 0 से लेकर के 9 तक यूज़ किया जाता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सटीक डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है, इसे में होता क्या है कि संख्या का इस्तेमाल हम ऐसे बोलेंगे कि जो अंकों का इस्तेमाल हम संख्या को लिखने में करते हैं, जैसे 0 से लेकर के 9 तक अंकों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को संख्या कहते हैं। ठीक है, अब संख्या होता कितने प्रकार के हैं। तो संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हम आते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या आते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या, या आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे लेके के चलते रहें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, जैसे सपोज कर लेते हैं कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसको हम जो भी गिनती की संख्या में इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका डिनोट किससे करते हैं? तो प्राकृतिक संख्या जो है स्पेशल कोई इसका नोटिफिकेशन माने एन से ही करते हैं। किसको करते हैं? एन से। एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर लिखने का सबसेट क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या है जो गिनती की संख्या में उपयोग कर सकते हैं, जो गिनती की संख्या में उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू काउंटिंग नंबर। ठीक है, सीधी सी बात ये समझना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या बिलोंग्स किसको करेगा? तो काउंटिंग नंबर से, काउंटिंग टेबल से, काउंटिंग नंबर से। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सबसेट ऑफ रियल नंबर है ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, बट सबसेट ऑफ इंटीजर नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से एन फॉर नेचुरल नंबर, ये तो हो गया क्लियर है ना।
एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, तो जो संख्या 1 से लेकर के अनंत तक हो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का डिनोट किससे करेंगे, सूचित किससे करेंगे, तो कैपिटल एन से, स्मॉल एन से नहीं, कैपिटल एन से। ठीक है, अब दूसरा आता है होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, जो हम बोलते हैं उसी को लिखिएगा, ठीक है ना, फालतू चीज नहीं लिखिएगा। प्राकृतिक संख्या का अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, वैसी संख्या जो गिनती की संख्या में प्रयोग किया जाता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्या के आगे, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, 4 अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, तो W से सूचित किया जाता है। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा हमको, तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक कंक्लूजन निकाल सकता है ये कि पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्लियर पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में छोटा छोटा पॉइंट है जो लेकर के चलते जा रहे हैं। ठीक है, हल्का सा जो जानते हैं भी आप लोग, ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं बता रहे हैं अभी। ठीक है, सम संख्या, जिससे क्या होगा, ज़्यादा जुड़ने के बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या में क्या है, सम संख्या जो संख्या, इसको बस डिफिनेशन थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, ठीक ना, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए उसी को सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से केवल और केवल 2 से विभाज्य हो जाए उसी को क्या बोलेंगे, सम संख्या कहेंगे। सम संख्या का सबसेट क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 8 10 12, है ना, 98 तक, मैंने कहाँ इन्फिनिटी तक चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। लिखने वाला क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक नो डाउट, किसी को भी नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, है ना। कुछ लोग को ऊब भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सबको लेके चलना है। ठीक है, 0 से लेकर के हीरो तक के बॉयज को और गर्ल्स को। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बताना ही पड़ता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर नहीं बताएंगे तो चला जाएगा। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या, अब यहाँ से कहने का मतलब ऐसा हो गया कि ठीक इसका अपोजिट, यानी सम संख्या का अपोजिट, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, 2 से मतलब भाग ना लगे, 2 से भाग ना लगे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो विषम संख्या ये हो गया। क्लियर, सम संख्या विषम संख्या, मतलब सम संख्या में था कि 2 से भाग लग रहा था, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, और ये पूरा नहीं कटेगा, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। उसके बाद में आते हैं क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो कहने का मतलब ये होता है, मेरा डेफिनेशन कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, ठीक है, किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो। सुन लीजिए, पहले मेरा बात को ध्यान से समझिए जो हम बोल रहे हैं। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक से, ठीक है, एक और अपने से, ठीक है, एक और अपने से छोड़कर
अपने से छोड़कर किसी दूसरे अंक से विभाजित ना हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए, वैसी संख्या जो एक और अपना ही अंक एक या अपना ही अंक, ठीक है, एक या अपना ही अंक से छोड़कर किसी दूसरे अंकों से विभाजित ना हो, उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर जो है 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे है? तो एक को छोड़ दीजिए और अपना ही अंक को भी छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के लिए हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको छोड़कर, ठीक है, ये सब को छोड़कर मतलब क्या हो जाता है, समझ लीजिए यहाँ से पॉइंट को, कि 2 जो है 2 बटा हमें 1, यानी 1 से भी भागा नहीं दे सकते हैं इसको, ठीक है, और अपना ही अंक मतलब 2 बटा 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों से कटता ही है, ये दोनों से कटता ही है। क्यों? तो इसके लिए कि ये अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, तो इसीलिए हम क्या लिखें कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और अपना ही अंक को छोड़कर किसी दूसरे अंक से ना कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि 2/4 लिखेंगे तो क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरह से 3/4 लिखेंगे, नहीं कटेगा। 3/7 लिखेंगे, नहीं कटेगा। 3/11 लिखेंगे, नहीं कटेगा। 3/8 लिखेंगे, नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही मेरा ठोस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक और अपना ही अंक को छोड़कर किसी दूसरे अंकों से ना कटे, उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये मेरा मेनली पॉइंट अब आता है, ठीक है। पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन हम खुद से लिख देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो एक और अपना ही अंक को छोड़कर किसी दूसरे अंकों से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अभाज्य संख्या निकालने का भी तरीका बताएंगे, ठीक ना। अभाज्य संख्या जो है वैसी संख्या जो एक और अपना ही अंक को छोड़कर किसी दूसरे अंकों से ना कटता हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या जो है सबसे 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17 etc चलता जाएगा जहाँ जहाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो सब सेट बता दिए कि पूरा होगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कभी संभव नहीं है, ठीक है, मतलब निश्चित नहीं है, संभव है लेकिन निश्चित नहीं है, ठीक है। बड़ी अभाज्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ स्टार लगा के बोलेंगे क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या केवल 2 होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ
कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका और भी बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि वैसी अभाज्य संख्या जो एक और अपने अंक को छोड़कर किसी दूसरे अंकों से नहीं कटे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2, और बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, निश्चित नहीं बता सकते हैं, अननोन, जिसको ऑप्शन में भी दिया हुआ रहता है अननोन, ठीक है, बड़ी संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वैसा कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या कहलाती है, तो 2। वैसा कौन सी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो 2, ठीक है। 2 सम संख्या है लेकिन फिर भी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन निकलता है बस शॉर्ट में, ठीक ना। इसके बाद ठीक है, यहाँ तक ओके, यहाँ तक अगर उतार लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से नो डाउट। अब आते हैं, छोटा सा है बस जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, क्लियर पॉइंट जो पूछा जाता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए छोटा सा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो 2, ठीक है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो अननोन है, इसको निश्चित नहीं किया जा सकता है। दूसरा चीज क्या है कि वैसा कौन सा सम संख्या है, वैसा कौन सा अभाज्य संख्या जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो केवल और केवल 2, ठीक है। यहाँ तक नो डाउट। अब आते हैं थोड़ा सा जो संख्या का मान होता है, धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो केवल और केवल धनात्मक के रूप में पाया जाता है, धनात्मक के रूप में पाया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। धनात्मक संख्या वैसी संख्या केवल और केवल धनात्मक रूप में पाया जाता है, मतलब माइनस में नहीं। यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ प्लस छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक प्लस छिपा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या कहलाएगा। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो केवल और केवल धनात्मक रूप में पाया जाता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जो केवल और केवल माइनस में पाया जाता है, केवल और केवल ऋणात्मक के रूप में पाया जाता है, जिसपे हमेशा कर्जा रहता है, ठीक है, यानी हमेशा माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। ये थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए बता दिए रहे हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये पॉइंट हम बता दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको थोड़ा सा ओमिट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ लगा के लिख लेंगे कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, धनात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। दूसरा क्या है कि 2 ऋणात्मक, यहाँ से 2 ऋणात्मक, यहाँ से संख्या का गुणनफल हमेशा धनात्मक ही होगा। 2 अगर ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक बनाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम पहला पॉइंट बोले 2 गुने 4, ठीक है, ये प्लस है, तो यहाँ मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिखा जाता है, +2 गुने +4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से 8 जो है ऐसा ही भी प्लस में है, लेकिन हम इंडिकेट इसलिए कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये धनात्मक इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि धनात्मक आता है। लेकिन अगर 2 ऋणात्मक, जैसे -2 गुने -4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो मेरा पॉइंट ये था कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक संख्या होता है और 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट और निकाल देते हैं
कि अगर एक धनात्मक संख्या हो, एक धनात्मक संख्या हो और एक ऋणात्मक संख्या का गुणनफल करे तो हमेशा क्या मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगा। ठीक है, यानी जैसे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं -2 गुणा +8, ठीक है, तो 8 दूनी 16। अब यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पॉइंट ठोस रूप में याद रखिएगा कि हमेशा एक ऋणात्मक संख्या को और एक धनात्मक संख्या को अगर गुना करते हैं तो हमेशा गुणनफल ऋणात्मक संख्या मिलेगा। गुणनफल हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलती है। क्लियर, यहाँ तक नो डाउट। ठीक है, थोड़ा सा बताते चल रहे हैं। ठीक ना, यहाँ से बात आते हैं भिन्न संख्या किसको कहेंगे। ठीक है, भिन्न संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ भिन्न। बहुत लोग को समझ में भी आ रहा है, कुछ लोग ऐसा है कि जो मैथ से शुरू से ही नहीं पढ़े हैं उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मैथ से पढ़े हैं तो उसको तो आसान लगेगा, लेकिन जो नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। भिन्न संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो हमेशा p/q के रूप में रहे। p/q कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे 3/2, 4/12, 5/17 p/q बोल रहे होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहना चाहिए, अंश और हर के फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ लोग देखिए, ये एक सिंपली कमेंट है कि सर अंश और हर बता दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अंश और हर हम जब p/q लिखे हैं तो इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, अंश है ना, और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट निकाल दे रहा है। भिन्न किसको कहेंगे, तो जो अंश और हर मिलकर के बनता है, अंश और हर मिलकर के बनता है उसे को क्या कहेंगे, भिन्न संख्या कहेंगे। दूसरी चीज, अच्छा नॉमिनेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनेटर। ठीक है, क्लियर, और यहाँ से हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, नॉमिनेटर। क्लियर हो गया, अब नो डाउट कमेंट से क्लियर हो गया ना आपको कि अंश और हर भी बता दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या, ठीक है, p/q के रूप में रहे, है ना, p/q के रूप में रहे उसी को क्या कहेंगे, भिन्न। क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या, है ना। क्लियर, उसके बाद में आते हैं एक सिंपली चीज, इसको अगर क्लियर हो गया ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, है ना। आगे नेक्स्ट में ये है परिमेय संख्या किसको कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। ये इसी में कंफ्यूज लोग करता है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहेंगे। ठीक है, अब यहां से सुन लीजिए, इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो संख्या, मतलब यहां से समझिए ये कि जो संख्या p/q के रूप में रहे, p/q के रूप में रहे वह हमेशा परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण भी हम लेते हैं तो 7/2, 11/2, 27/15। ठीक है, माने p/q के रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाएगा। जो बट्टा के रूप में रहेगा वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, दूसरा चीज जो है कंफ्यूज होने वाली बात और जो पूछा जाता है, ठीक है, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
22/7 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जो हमेशा किसके रूप में रहेगा? रूट के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? रूट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यानी कि जब भी इसको यहाँ से ध्यान दीजिए कि P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हम बता दिए थे कि Q डज नॉट, यहाँ भी ध्यान दीजिए कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं होगा। और यहाँ Q के रूप में होना चाहिए। जैसे अब परिमेय संख्या का उदाहरण देते हैं कि जैसे √2, √3, √7, √11, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे पाई ले लेते हैं, तो पाई/1 कहीं देखे हैं या पाई/12 कहीं देखे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। हालांकि एक ही चीज का दो रूप है। ठीक है, ये 22/7 इसी का मान होता है, लेकिन 22/7 हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं, ये थ्योरी का क्लास है। थ्योरी के क्लास में हर एक पॉइंट को बताना जरूरी होता है, इसलिए कि मेरा वैसा कोई भी क्लास नहीं है कि जो डायरेक्ट हम क्लास शुरू कर दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि थ्योरी एक एक पॉइंट पे दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आधा चैप्टर क्लियर, थोड़ा सा एकदम कंफ्यूज ना कंफ्यूज वाला बात बता रहे हैं। जातीय मान, ठीक है, जातीय मान जिसको बोलते हैं, और इसी का एक और है स्थानीय मान। हालांकि सब पढ़ा हुआ चैप्टर होगा, है ना। कहने का मतलब ये हुआ जातीय मान। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 63, 48 या 63, 57, 58। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जातीय मान अगर पूछा जाए, ठीक है, जो जातीय मान पूछा जाए, ठीक है, जाति कहे का मतलब इसमें कौन कौन जाति है? ध्यान दीजिए, इसमें 5 अलग जाति का है, 5 अलग जाति का, ठीक है, 8 अलग जाति का, 7 अलग जाति का, 3 अलग जाति का, 6 अलग जाति का। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, परिभाषा पहले लिख लीजिए कि जातीय मान वैसा मान होता है जो खुद अपने आप का मान होता है, अपने आप अंकों का मान होता है। जैसे अगर हम 3 का जातीय मान लिखें, 3 का जातीय मान, तो हमेशा ये 3 होगा। अगर हम 8 का यानी कि 6 का जातीय मान लिखें, तो 6 का जातीय मान हमेशा 6 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम 5 का जातीय मान लिखेंगे, ठीक है, तो हमेशा 5 होगा। क्लियर? तो जातीय मान खुद अपना अपना अंक होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये सीधा सी बात समझिए कि जाति खुद अपने आप पे निर्भर करता है, तो अपने आप पे निर्भर करेगा। जातीय मान भी किस पे निर्भर करेगा? अपने आप अंकों पर। इसमें अगर डायरेक्ट कोई पूछ दिया जाए कि 8 का जातीय मान, तो बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज होंगे। इस पे हम आ रहे हैं जिस पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान, पैलेस वैल्यू। स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। विनीत कुमार जी कह रहे हैं कि सर हमको भी कंफ्यूज होता था स्थानीय मान में। अब स्थानीय मान में रियल बात है, होता क्या है कि बचपना में तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं और बताने वक्त कहते हैं इतना छोटा सी इतना छोटा सी, यही होता है स्थानीय मान में। अब स्थानीय मान कहने का मतलब ये हुआ
KYC मान जो खुद का स्थान का मान होता है, ठीक है। कहने का मतलब KYC संख्या जो खुद कितने स्थान पे मौजूद होते हैं, जितने स्थान पे वो होती है उसी का स्थानीय मान कहते हैं। कैसे लिखेंगे कि जो वैसी संख्या जो जितने अंकों पर स्थित होती है उसी का स्थानीय मान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 63 और 42, ठीक है। इसमें अगर पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान, 4 का क्या है स्थानीय मान, ठीक है, 4 का स्थानीय मान, और इसका पूछा जाए 3 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 4 का स्थानीय मान 4 ऐसे लिखेंगे और जितना अंक इधर एक अंक है तो 1 0। 3 का स्थानीय मान तो 3 तो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इधर क्या हुआ तो 1 2, तो 1 2 ये इसका स्थानीय मान निकालने का तरीका। 6 का स्थानीय मान तो 6 तो लिखा जाएगा, उसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3 0, ठीक है। जितना अंक के बाद रहेगा उतना 0 बैठा देना है तो स्थानीय मान होगा, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था इसलिए हम डिस्कस कर लिए, और इसमें बहुत सा पॉइंट आता ही है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। स्थानीय मान और जातीय मान में किसी को क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। अगर इतना सारा कहने के बाद भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कहने का मतलब लाइक करना तो थोड़ा सा आपका भी बनता है, जो हम लोग का मोटिवेट करने का क्षमता देती है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिए, और नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइए। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना एक फर्ज बनता है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।